दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का हम लोग फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इससे पहले हम बहुत सारे रिवीजन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कहता है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। टंगस्टन होगा या फिर तांबा होगा या फिर कोबाल्ट होगा या फिर जस्ता होगा। तो जल्दी से बताइए कि फर्स्ट का सही आंसर कौन सा है। तो हम लोग दूसरा प्रश्न से देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 20.55%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, यानी कि हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए कहता है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। दोस्तों कहता है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, यानी कि लोहा में भारत क्या है, सुसंपन्न है, यानी कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में लोहा उपलब्ध है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रेगुर मिट्टी, यानी कि इसी को कहा जाता है काली मिट्टी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि झारखंड का कोडरमा, यानी कि झारखंड का जो कोडरमा क्षेत्र है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों झारखंड का जो कोडरमा क्षेत्र है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कोडरमा है वो अवरक उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और जो झारखंड का झरिया बोकारो ये सब क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में डिगबोई, बी है झरिया, सी है घाटशिला और डी है जादूगोड़ा। तो दोस्तों यूरेनियम उत्पादन का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो यूरेनियम उत्पादन का प्रमुख स्थल है जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जादूगोड़ा। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न को। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा राज्य है वो अग्रणी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की जो धारा 21 है उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। दोस्तों संविधान का जो धारा 21 है वो किससे संबंधित है। तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि बिहार झारखंड, यानी कि बिहार और झारखंड देश में कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है। यानी कि कहता है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है, यानी कि ये दो राज्य मिला करके पूरे भारत में जितना अबरख उत्पादन होता है उसमें कितना प्रतिशत जो हिस्सा होता है वो बिहार और झारखंड का होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80%, यानी कि बिहार और झारखंड में 80% अबरख का उत्पादन होता है पूरे देश का। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि कौन
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम और डी है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों देखिए इसमें प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसमें प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत ऊर्जा। यानी दोस्तों विद्युत ऊर्जा को हम लोग डायरेक्टली उत्पादन नहीं कर सकते हैं, बिना किसी एनर्जी को हम लोग विद्युत ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बाकी देखिए कोयला को डायरेक्ट हम लोग जला करके इससे हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम का भी डायरेक्टली प्रयोग करके इससे भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और प्राकृतिक गैस से भी डायरेक्टली हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा है वो या तो यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करेंगे या फिर और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग चेंज करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये जो विद्युत ऊर्जा है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। दोस्तों भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना समूह, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, गोंडवाना समूह। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में पर्वतीय, बी है मरुस्थलीय, सी है पीली और डी है जलोढ़। तो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, तो जो नदी होता है उसका पानी के कारण जो अपर्दन होता है वही बह करके मैदानी क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है। और दोस्तों इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और ये बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 13वां सवाल कहता है कि गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है। दोस्तों गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वहाँ लोहा पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 14 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है सौर ऊर्जा। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो कहाँ हैं, तो राजस्थान में। यानी कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर अगर हम लोग सौर सेल लगाएंगे तो वहाँ से हम लोग बहुत सारा सौर ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के। दोस्तों जो बादाम पहाड़ है वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए 16वां सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। दोस्तों कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम और डी है प्राकृतिक गैस। तो इसमें बताना है कि कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत। यानी कि विद्युत ऊर्जा है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है वो मैग्नीज के उत्पादन यानी कि महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में उड़ीसा, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु है वो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी नहीं है, बाकी उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र है वो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल
40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19वां प्रश्न कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला ग्रह। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक, यहाँ पर कोष्ठ में करके दिया हुआ है, मात्रा में अधिक हेतु उसके बाद दिया हुआ है अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। दोस्तों कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। कौन सी है? तुंगभद्रा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। दोस्तों डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो हो जाएगा संसाधन के अनियोजित विदोहन से। कि क्या हो जाएगा? संसाधन के विदोहन से, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है काला लोहा किसे कहते हैं? दोस्तों काला लोहा किससे कहा जाता है? तो काला लोहा कहा जाता है मैग्नेटाइट को। किससे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। और दोस्तों यह लोहा का एक अयस्क होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 जून को, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी कि दोस्तों आपको नीचे दिया गया है वो खनिज बताना है कि किसका निर्यात भारत नहीं करता है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में लौह अयस्क, बी है मैग्नीज, सी है अभ्रक और डी है गंधक। तो दोस्तों जो भारत है वो गंधक का निर्यात नहीं करता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 26वां प्रश्न को। देखिए 26वां प्रश्न कहता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है कोयले का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। दोस्तों जो झारखंड है वो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां प्रश्न को। देखिए 27वां प्रश्न कहता है कि मैग्नीज का निर्यात, कहता है कि इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? दोस्तों मैग्नीज का निर्यात कहता है कि इनमें से कौन बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में मुंबई, बी है मंगलौर, सी है मार्गगांव और सी है विशाखा, सॉरी डी है विशाखापत्तनम। तो दोस्तों इसमें मंगलौर से यहाँ पर निर्यात मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां प्रश्न। देखिए 28वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। किसमें? कैंसर के इलाज में होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2000 में देश के, यानी कि भारत में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? यानी कि वर्ष 2000 में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15.5 लाख टन, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, यानी कि कौन सा कोयला का प्रकार सबसे अच्छा होता है? तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। दोस्तों एंथ्रासाइट है वो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, यानी कि सबसे अच्छा टाइप का कोयला होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31वां कहता है कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। दोस्तों कहता है कि देश में यानी कि भारत में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1670 लाख टन, यानी कि इतना टन मैग्नीज का भंडार कहाँ है, भारत में है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर सवाल कहता है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की यानी कि टोटल विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18%, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए कोयला का अगर हम लोग एक बार प्रयोग कर लेंगे उसके बाद उसको हम लोग दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि यह अनवीकरणीय है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनवीकरणीय। चलिए उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। दोस्तों वो बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में असम, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों जो असम है यहाँ पर खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 35वां प्रश्न। देखिए 35वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है वह पुनः पूर्ति योग संसाधन है। कौन सा है, पुनः पूर्ति योग, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 36वां क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई देश है और यहाँ पर समुद्र तट है, इस तरह से ये समुद्र तट है और इस तरफ समुद्र है। तब कहता है कि तट रेखा से यानी कि इस सीमा से कितना किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा वो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 NM, यानी कि 200 नॉटिकल मील का जो दूरी होगा वो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर NM मतलब होता है नॉटिकल मील, और दोस्तों नॉटिकल मील है वो हम लोग समुद्री दूरी मापने की इकाई है। यानी कि नॉटिकल मील हम लोग किससे मापते हैं, तो नॉटिकल मील में हम लोग समुद्री दूरी को मापते हैं। तो यहाँ पर कितना नॉटिकल मील हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 37वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन। दोस्तों पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 38वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। दोस्तों ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में गया, बी है बरौनी, उसके बाद सी है समस्तीपुर और डी है कटिहार। तो दोस्तों बिहार के किस जगह पर ताप विद्युत केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर जाएगा बरौनी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 39वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण है भूमि निम्नीकरण, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल, और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कहता है कि FAO, दोस्तों FAO क्या है, एक संस्था है। तो कहता है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। दोस्तों FAO क्या है, वो क्या करता है, ये रिपोर्ट तैयार करता है वन का। तो यहाँ पर FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। यानी कि इसके अनुसार FAO के अनुसार वर्ष 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर पर। क्या हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल
सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन खोजिए और वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।